नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों, हम लोग लगभग 13-14 प्रैक्टिस सेट से खत्म कर चुके हैं। ये हमारा 15 नंबर का है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं फिर से। 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे जितने पूछे गए हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 2023 में बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो लगातार इनको देखो, याद कर लो, रिविजन करो, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ था। तो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में क्या परिवर्तन था जिससे पुरा को नवपाषाण काल कहा गया। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, अन्न का उत्पादन होने लगा था, आग जल गई थी, मतलब आग की खोज उन्होंने कर ली थी, पहिया बनाने लगे थे या लिपि लिखने लगे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पुरापाषाण काल का जो मनुष्य था वो मांस भक्षण करता था, अन्न का उसको जानकारी थी नहीं। लेकिन जब अन्न का उत्पादन शुरू हुआ तो नवपाषाण युग का तो वो क्या करने लगे कि मांस की जगह वो अन्न ग्रहण करने लगे। तो यही पुरापाषाण काल से नवपाषाण युग के संक्रमण के काल संभव हुआ था। तो 1 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 20 जूल है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है। बाकी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो 2 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का फार्मूला मुझे बताओ जिसने पढ़ रखा है। तो शायद ये 9th या 10th क्लास का मैं पढ़ा, लगभग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं उसके विभवांतर के बारे में सबने पढ़ा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्णक रेडोप्सिन किस में उपस्थित होता है। तो वर्णक रेडोप्सिन जो होता है किस में उपस्थित होता है। मानव के नेत्र में, बादामी शैवाल में, लाल शैवाल में या जुगनू में। तो जल्दी से बताइए किस में होता है वर्णक। तो वर्णक होता है मानव नेत्र में, सीधी बात है। तो 3 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शब्द जोड़े गए। पूरा का पूरा ये सब मैंने पॉलिटी में पढ़ा रखा है। कौन से शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, क्यों जोड़े गए, सब कुछ उसमें वर्णन है। जाके सीरीज देखो, पॉलिटी की 50 लगभग वीडियोस हैं, पूरी पॉलिटी खत्म हो गई उसमें। वहाँ से कहीं उसके अलावा कहीं से भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से शब्द जोड़े गए थे। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन इसमें 2 ही दिए गए। तो 4 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी से बड़ी होती है। तो किसी भी पदार्थ की जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है वो हमेशा किससे बड़ी रहती है, जल्दी बताओ। तो ये 1 से बड़ी रहती है। तो क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ी होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से वो फिजिक्स के क्वेश्चन भी डालते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन जितना पूछा गया है। तो ध्यान रखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो नहीं ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं उनको मतलब अभी और पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के निम्नलिखित में से कौन सा जाति प्रथा के उद्गम से संबंधित है। तो जाति प्रथा के उद्गम से संबंधित कौन सी चीज़ है। 10 रंजन, पुरुष सूक्त, कल्पसूत्र या ब्राह्मण। तो जल्दी से बताएंगे। तो जाति प्रथा के उद्गम से संबंधित कौन है। तो जाति प्रथा का जो इन्होंने बोला है कि जो उदय हुआ वो किसकी वजह से हुआ था। तो ये 6 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणों की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, ये जातियों में बांटा गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में चावल की खेती होती थी। तो कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ पर चावल की खेती होती है, सबको पता होगा। ये था आपका लोथल, जहाँ पर गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं, बंदरगाह मतलब। ठीक है, तो लोथल में बंदरगाह भी था और चावल की खेती होती थी लोथल में। ठीक है, और मनके बनाने के कारखाने भी लोथल में मिले थे, और आपकी अग्निवेदी भी मिली थी। और क्या मिला था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, किस एक्स्ट्रा पता है, जल्दी बताओ कि लोथल में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा और मिली थी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषता किसकी पूजा थी। तो ऋग्वैदिक काल में किसकी पूजा विशेष रूप से की जाती थी, ये पूछ रहे हैं। तो सबने पढ़ रखा होगा इसको, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही है। तो ऋग्वैदिक काल में किसकी विशेष पूजा होती थी, त्रिमूर्ति की, देवी की, पशुपति की या प्रकृति की। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई। तो हमेशा ध्यान रखना इसको कि ऋग्वैदिक कालीन जो था, उत्तर वैदिक कालीन, फिर उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन आया। तो ऋग्वैदिक कालीन में प्रमुख विशेष रूप से प्रकृति की पूजा होती थी। किसकी होती थी,
प्रकृति की पूजा होती थी। अच्छा, जैसे पशुपति है तो पशुपति की मूर्ति हड़प्पा स्थल में किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो कमेंट करके जल्दी बताओ कि पशुपति की जो मूर्ति थी वो हड़प्पा स्थल में किस स्थान से प्राप्त हुई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित किस खनिज का भारत से निर्यात नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा खनिज है जो भारत निर्यात नहीं करता है, मतलब कि विदेशों बाहर नहीं भेजता है? तांबा हो गया, लौह अयस्क, अभ्रक हो गया, मैग्नीज हो गया। जल्दी बताओ इसको क्या होगा? तो तांबा। तांबा हमारे यहाँ इतना नहीं होता है तो तांबा को हम बाहर नहीं बेचते हैं। तांबा अच्छा, तांबा के लिए भारत में कौन सी खान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? और अधिकतर जो कॉपर होता है वो सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है? तो अधिकतर दो दो क्वेश्चन हैं, दोनों कमेंट करके बताओ कि सबसे ज़्यादा तांबा दुनिया में किस देश में पाया जाता है, और भारत में तांबे की प्रमुख जो खान है, जो खदान है, वो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, वो कहाँ पर है और कौन सी? ठीक है, दो क्वेश्चन से कमेंट करके बताना इसको। आगे बात करते हैं, देखिए नॉलेज चेक करते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रक्तचाप नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? तो जो रक्तचाप है उसको मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्फेग्नोमीटर का, पायरोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, मोनोमीटर का? जल्दी बताएंगे इसको। तो 10 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, स्फेग्नोमीटर से हम रक्तचाप नापते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? तो संभारिक उत्पन्न किसकी वजह से होता है? अल्फा से, बीटा से, गामा से या एक्स से? तो इसका राइट आंसर है आपका बीटा रेस से आपका संभारिक उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी समय अवधि में जनसंख्या वृद्धि के ढंग में सने सने, मतलब किसी भी समय की अवधि के अंदर जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो सने सने परिवर्तन को क्या बोला जाता है? तो धीमे धीमे जब परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जनसंख्या विभाव, जनांकिक संवेग, जनसंख्या विस्फोट या जनांकिक संक्रमण? तो 12 का जल्दी बताएंगे क्या बोला जाता है? तो ये धीमे धीमे जब सने सने बढ़ोतरी होती है उसको जनांकिक संक्रमण बोला जाता है। ठीक है, 12 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सानो ख्वाब झरना किस नदी का स्रोत है? तो झरने हरने वगैरह भी पूछ देते हैं एग्जामों में, तो एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो बताओ कि सानो ख्वाब झरना कहाँ है भाई? सानो ख्वाब झरना किस नदी का स्रोत है? तो कौन सी नदी का स्रोत है? कौन सी नदी निकलती है सानो ख्वाब झरने से? ब्रह्मपुत्र, सिंध, दामोदर या महानदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंध नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 13 का 20 राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि आवश्यक तेल वह तेल है जो आवश्यक होते हैं, सुगंध देते हैं, जलाने में प्रयुक्त होते हैं, पादपों के लिए आवश्यक होते हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा? देखो, आवश्यक तेल वह है जो जलाने में प्रयुक्त होता है, तो 14 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा बस। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कि मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो बंगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर मीर कासिम ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारियाँ दी थी उनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो 24 परगना हो गया, वर्धमान हो गया, मिदनापुर हो गया, चटगांव हो गया। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हो, डीपली पूछा हो थोड़ा सा कि कौन सी जमींदारी क्षेत्र नहीं दिया था मीर कासिम ने। ठीक है, मीर जाफ़र था वो तो बहुत कठपुतली था, तो मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को बैठाया गया जिसने विद्रोह भी किया था, बाद में फिर से मीर जाफ़र को लाया गया। तो बताओ कि मीर कासिम ने कौन कौन से क्षेत्र दे दिए थे, लेकिन पूछा गया कि इसमें से कौन सा क्षेत्र नहीं दिया था। तो 15 का जल्दी बताएंगे क्या दिया नहीं दिया था? तो 24 परगना। तो वर्धमान दे दिया था, चटगांव, मिदनापुर दे दिया था, लेकिन 24 परगना क्षेत्र नहीं दिया था। 24 परगना क्षेत्र की जमींदारियां शामिल नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कलिंग युद्ध से अशोक प्रभावित हुआ, इसका पता किससे लगता है? क्या खुदाई करी उससे पता लगा है, स्तंभ लेख से, चित्रकारी से या शिलालेख से? तो ये आपका लगा है शिलालेख। तो शिलालेख में ही उसने सब कुछ लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध से अशोक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन हो गया था उसका, क्योंकि लाखों लोग मार दिए गए थे, लाखों लोग काट दिए गए थे। तो युद्ध स्थल में जब उसने देखा तो लाख मतलब खून के अंबार लगा हुआ था, लाशों के ढेर लगे हुए थे, जिस कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो किससे ये पता चलता है? ये अपने उसने कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ना, तो अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है, तो इसमें उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि दीर्घतम प्रवास किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे दीर्घतम प्रवास कौन करता है, तो मतलब सबसे ज़्यादा दूरी तक जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स हैं या कुछ भी हैं, तो बर्ड्स ही करते हैं माइग्रेट। तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बर्ड है जो सबसे ज़्यादा दूर अवधि तक, दूर क्षेत्र तक प्रवास करती है? लाल कलगीदार मुर्गाबी, साइबेरियन सारस हो गया, आर्कटिक टिटेरी या सोन चिरैया? तो इसका राइट आंसर जल्दी बताएंगे क्या होगा? तो आर्कटिक जो टिटेरी है ये सबसे ज़्यादा प्रवास करती है आपकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 17 का सी इज द राइट आंसर। टिटेरी जो है ना आर्कटिक वाली क्षेत्र की, वो सबसे ज़्यादा क्या करती है, सबसे ज़्यादा दूर तक प्रवास करती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि दिल्ली के निकट महरौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो दिल्ली का जो महरौली लौह स्तंभ तो बहुत इतना ज़्यादा बार पूछा गया है कुछ एग्जामों में, और बहुत ही बार बच्चे गलत इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाओ लगाओ लगाओ,
इसको देखो देखो, क्योंकि यही क्वेश्चन पता नहीं हजारों बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि दिल्ली के निकट जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो किसके द्वारा निर्मित कराया गया था। तो जल्दी बताओ किसके द्वारा कराया गया था। तो दिल्ली का जो मेहरौली लौह स्तंभ है ये आपका कराया गया था गुप्त शासकों द्वारा। किसके द्वारा? गुप्तों के द्वारा कराया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो जब एक आप अपना जो आकाशगंगा है, अपना जो मतलब मिल्की वे की बात कर रहे हैं ये, उसका चक्कर लगाने में सूरज को कितना समय लगता है, मतलब सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक पासिक, एक खगोलीय मात्रक, एक प्रकाश वर्ष या एक ब्रह्मांडीय वर्ष। तो जब सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक ब्रह्मांडीय वर्ष बोलते हैं। 19 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बहुत सारे जल्दबाजी में इसको एक प्रकाश वर्ष लगाएंगे, खगोलीय मात्रक लगाएंगे। तो सबसे देखो, क्वेश्चन को समझ लेना ही उसका आधा उत्तर होता है। तो ये किसका कहना है, ठीक है। हमारे जो दार्शनिक, बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, सुकरात साहब ने कहा था कि अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अगर आपने प्रश्न को समझ लिया है, अगर समझ में आ गया तो उसका 50% तो आंसर मिल गया। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, उसके बाद उत्तर दो। तो आकाशीय गंगा का चारों ओर चक्कर लगाने के लिए सूर्य को कितना समय लगता है? तो जितना समय लगता है उसे एक ब्रह्मांडीय वर्ष बोला जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? तो पाल शासक जो थे उनके किसके साथ घनिष्ठ संबंध थे? चीन के साथ, तिब्बत के साथ, मलाया के साथ या जावा के साथ? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो पाल जो थे, पाल वंश कहाँ था आपका? ये बंगाल असम का क्षेत्र था पाल वंश। तो उसी के ऊपर जो क्षेत्र था तिब्बत का, तो तिब्बत के साथ इनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे, ठीक है। 20 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान से संबंधित है? तो पुरस्कारों के बारे में पूछ देते हैं, कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो 21 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, वनारोपण। तो देखो यहाँ पर वृक्ष दिया है, तो कॉमन सेंस से भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं कि वृक्ष यहाँ पर दिया हुआ है, तो वृक्ष मतलब वन, तो वन से संबंधित है यहाँ पर वनारोपण से, कि 21 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या है? तो टेक्टोनिक प्लेट के अनुसार उन्होंने पूछा है कि पर्वत के बनने का कारण क्या है। तो जो पर्वत बनते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बनते हैं। अच्छा, कौन सी प्लेटें होती हैं? वो कन्वर्जिंग प्लेटें होती हैं, एक दूसरे के नीचे घुस रही हैं, ठीक है। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? प्लेट की वृत्तीय गति, प्लेट की क्षैतिज गति, प्लेटों की अचल स्थिति या प्लेटों की ऊर्ध्वाधर गति। तो इसमें क्या पूछे, जल्दी से बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। 22 का समझा दिया मैंने। तो प्लेटों की वृत्तीय गति किसी कारण होता है? तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वृत्तीय गति के कारण होता है। क्या होता है ना कि प्लेटें भी दो प्रकार की होती हैं। ज्योग्राफी की हमने सीरीज शुरू कर रखी है, लगभग 2 लेक्चर्स खत्म हो गए, उसमें तीसरा लेक्चर जल्दी से हम शुरू करेंगे तो उसको भी जाके देखो। आगे हम प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुखतः 7 बड़ी प्लेटें होती हैं, बाकी छोटी प्लेटें होती हैं। तो प्लेटों की वृत्तीय गति होती है जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। अब वो भी प्लेटें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, कन्वर्जिंग होती है और डाइवर्जिंग होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, किसके दरबार में कौन से कवि थे, या कुछ किसी प्रमुख व्यक्ति, वजीर, इन सब के बारे में पूछ लेंगे वो। तो संस्कृत कवि जो राजशेखर थे किसके दरबार में रहते थे? तो जल्दी इसका राइट आंसर बताएंगे। तो ये महिपाल, पालवंश के शासक थे महिपाल, उनके दरबार में रहा करते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना में सहायता प्रदान करती है कौन से आर्टिकल के तहत? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 275, 293, 282 या 280, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का ए, आर्टिकल 275, ठीक है। तो आर्टिकल 275 के तहत केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी पॉलिटी का पूरा सेक्शन हमने खत्म कर रखा है। 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है। तो 200 जितने भी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं पॉलिटी में, वो सारे हमने कवर कर रखे हैं। पूरी जाके प्लेलिस्ट देखो, जाके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली की पुनरीक्षण किया, उसने किस व्यवस्था की संस्तुति की? तो मतलब ये बात कर रहे हैं पंचायती राज सिस्टम में। अब पंचायती राज भी हमने बाकायदा पढ़ रखा है, उसको जाओ सारी कमेटियाँ, सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल रखी हैं। तो अशोक मेहता कमेटी के बारे में भी है। तो अशोक मेहता कमेटी ने जो व्यवस्था की, मतलब उन्होंने सिफारिश की थी कि कितने स्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। तो कितने स्तरीय होनी चाहिए जल्दी बताएंगे। तो इन्होंने बोला था 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता जो थे उन्होंने 3 स्तरीय बोला था। अशोक मेहता ने बोला था कि 2 स्तरीय यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो 25 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखो इसका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? तो ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद में क्या है?
देवताओं की स्तुतियाँ हैं, जादू टोना है, कर्मकांड है या दार्शनिक अभिकल्पनाएँ हैं। तो वेदों के बारे में पूछ देते हैं कि ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में क्या है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो देखो, ऋग्वेद में क्या दिया गया है, देवताओं की स्तुतियाँ दी गई हैं। मतलब जैसे ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है, ठीक है? तो जितने भी देवताएँ हैं, देवताओं को किस प्रकार से बुलाया जाए, किस प्रकार से उनका आवाहन किया जाए, किस प्रकार से मंत्रों को सिद्ध किया जाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऋग्वेद में दी है। बाकी रहा जादू जादू टोना वगैरह, कर्मकांड, ये सब आपका अथर्ववेद में दिया गया है, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्लांट के रेणुकूट में स्थित होने का मूलभूत कारण क्या है? तो हिंडाल्को कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? भारत की एल्यूमिनियम प्लांट है ये। तो ये रेणुकूट में क्यों है? अच्छा, रेणुकूट में तो इतना कुछ है नहीं, फिर भी वहाँ पर क्यों बनाया गया है? तो इसके पीछे कारण क्या है? तो रेणुकूट में आप जिन बच्चों का सीआईएसएफ वगैरह का एग्जाम वगैरह होता है, तो एग्जाम फिजिकल सेंटर वहाँ पर भी है, रेणुकूट में ही है। तो कारण क्या है कि इसको रेणुकूट में ही क्यों बनाया गया? और भी कहीं बना सकते थे। तो क्या वहाँ पर सक्षम परिवहन तंत्र है? परिवहन तंत्र है क्या? जब जो बच्चे गए हैं वहाँ पर, सीआईएसएफ वगैरह का भी हाल में चल रहा है, जो फायरमैन, जो एएसआई वगैरह का पीटी ईटी वगैरह चल रहा है, तो उनको पता होगा कि क्या सक्षम परिवहन तंत्र है? क्या वहाँ पर बहुत आसानी से जाया जा सकता है? तो नहीं, परिवहन तंत्र इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा साधन नहीं है वहाँ पहुँचने का। दूसरा कि सस्ती विद्युत आपूर्ति, क्या वहाँ पर कोई सस्ती बिजली है? ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सस्ती विद्युत आपूर्ति बिल्कुल नहीं वहाँ। पर्याप्त और सस्ते श्रमिक, क्या वहाँ पर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं इसकी वजह से, या कच्चे माल की निकटता? तो 27 के जो बच्चे जाते हैं पीटी वगैरह, सीएसएफ वगैरह का, उनको तो पता होगा भाई परिवहन तंत्र सक्षम नहीं है, क्योंकि इतनी सारी ट्रेनें वगैरह, बसेस वगैरह नहीं चलती वहाँ के लिए। सस्ती विद्युत आपूर्ति नहीं है, क्योंकि नॉर्मली है जैसा हर जगह होता है। सस्ते श्रमिक नहीं मिलते हैं वहाँ पर भी। अब कोई सस्ते में लेबर थोड़े करेगा, इतना पीछा भी नहीं क्षेत्र है वो। तो लास्ट बचता है कच्चे माल की निकटता। हाँ, वहाँ पर जो सिंगरौली से आता है इसके लिए, जो हिंडाल्को कंपनी है, तो एल्यूमिनियम प्लांट है, तो इसके लिए सिंगरौली से आपका कोयला आता है। तो सिंगरौली की वहाँ पर जो खान है कोयले की, वो बहुत पास पड़ती है, जिस कारण से इसको कहाँ बनाया गया है? मिर्जापुर में बनाया गया है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो 27 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा समझा दिया, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में पूछते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 कि सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो देखो, सुनामी क्यों आती है? भूकंप के कारण, हिमखंड टूटते तब आती है, ज्वालामुखी फटते तब आती है, पवन की वजह से आती है। तो सुनामी का आने का प्रमुख कारण आपका क्या होता है? भूकंप होता है। जब धरती हिलती है, तो मतलब वही बात है कि जब आप क्या करेंगे, जब आप पानी डालते हैं किसी गिलास में, उसको हिलाइए, तो क्या होता है कि पानी ऊपर छलक आता है। तो वही सुनामी का कारण होता है कि जब धरती हिलेगी तो उसमें क्या होगा? भूकंप। जब भूकंप आएगा तो धरती जब हिलेगी तो क्या होगा? तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण सुनामी आ जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की पादपों की वृद्धि मूलतः किससे प्रभावित होती है? तो पादपों की वृद्धि जो होती है मूलतः किससे प्रभावित होती है? तापमान से और आर्द्रता से, प्रकाश और ताप से, प्रकाश और आर्द्रता से, वर्षा या ताप से। तो जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, वो किस कारण से वृद्धि करते हैं? उनको प्रभावित करने के जो कारक हैं वो क्या है? तो 29 का बताएंगे जल्दी क्या होगा। प्रकाश और ताप। तो देखो 29 का बी, सनलाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं का काम नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उनका खाना पीना नहीं चलेगा। तो प्रकाश और ताप पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 29 का 20 राइट आंसर। वैसे वर्षा वर्षा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर मूलतः वृद्धि की बहुत बात कर रहे हैं, तो प्रकाश इसके लिए काफ़ी जो प्रमुख है वो है, ठीक है? जो प्रभावित करता है उसको। तो 29 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी की भारत पर आक्रमण करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या था? अब महमूद गजनवी यहाँ पूजा करने तो आए नहीं थे। क्या इस्लाम का प्रचार करने आए थे? प्रसिद्धि प्राप्त करने आए थे कि नहीं हम बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे? या देश की संपत्ति लूटना चाहते थे, या साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे महमूद गजनवी? तो जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा है, समझा है, तो उन्हें पता होगा, तो वो क्वेश्चन कर लेंगे इसको कि महमूद गजनवी यहाँ क्यों आना चाहता था। सीधी सी बात है कि उस समय उनका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इस्लाम क्या है कि देखो, ये खाना बदोश थे। जब खाना बदोश थे, वहाँ कुछ था नहीं, ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं थी, उबड़ खाबड़ ज़मीनें थी, घर बनाने के लिए अकल थी नहीं, कबीलों में रहा करते थे, तंबू टेंट लगाया करते थे। इस्लाम का प्रचार क्या करेंगे? पेट ही पालने बहुत बड़ी बात है। तो इस्लाम का प्रचार नहीं, केवल लूटने के लिए। इनको पता था कि भाई अकूत संपत्ति है, और भारत में जितने राजा महाराजा हैं वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इनको एक अच्छा मौका मिल गया, क्यों ना भारत के पश्चिम क्षेत्र, बफर जोन, जो काफ़ी हमेशा से असुरक्षित रहा है विदेशी आक्रांताओं के लिए, तो हमला किया जाए और वहाँ पर देश की संपत्ति लूटी जाए, क्योंकि सोमनाथ मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत चढ़ावा चढ़ता था वहाँ पर। तो आपसी रंजिश, आपसी जो लड़ाई थी राजाओं की, भारतीय राजाओं की, उसका फ़ायदा उठाकर ये विदेशी आक्रांताओं ने पूरा भारत पर कब्जा कर लिया। पहले तो अरबों ने, फिर मुस्लिमों ने, तुर्कों ने, खिलजियों ने, सैयदों ने, लोदियों ने, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बचा खुचा, फ्रांसीसियों ने, तो पुर्तगालियों ने। तो हमारी आपसी फूट में, और भारत अभी भी
आपस में ही लड़ते रहते हैं अभी भी लोग। ठीक है, तो यही सारे कारण थे जिसकी वजह से भारत हमेशा से ही इनका सामना करता रहा है, ऐसी मुश्किलों का सामना करता रहा है। तो महमूद गजनवी का क्या उद्देश्य था? तो देश की संपत्ति लूटना, सीधी सी बात, 30 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि देश की संपत्ति को लूटना इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस तरीके से हम डेली डेली क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। 10,000 की सीरीज चल रही है, लगातार इसको पढ़ाई करो, लगातार देखते रहो, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो लगातार मेहनत करो, 2023 में बिल्कुल आग लगानी है, बहुत सारे एग्जाम से इसी में निकाल लेना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।